तो पहले सेंटर पे फोर्स लगाने वाले केस को देखते हैं। जब मैं इस डिस्क के सेंटर पे राइट की तरफ फोर्स लगाता हूं, डिस्क राइट को मूव करता है, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट भी राइट की तरफ मूव करता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट के राइट जाने की इस टेंडेंसी को रोकने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगता है। यानी सेंटर पे फोर्स लगाने से फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। द सेम इज ट्रू जब हम फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाते हैं। डिस्क लेफ्ट की तरफ मूव करता है, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट भी लेफ्ट की तरफ मूव करता है, जिसे रोकने के लिए फ्रिक्शन राइट की तरफ लगता है, अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। A common example of force being applied at the center is the case of a disk on an incline. What? How is it even the same situation? It is because a force applied parallel to a horizontal floor is the same as mg sin theta parallel to an incline. You just need to rotate your head a little bit. हमने देखा कि सेंटर पे फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेट्स सी कि क्या ये इंक्लाइन पे भी ट्रू है। तो जब ये डिस्क इंक्लाइन पे नीचे की तरफ रोल करता हुआ आता है, mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन लगता है और इसलिए फ्रिक्शन ऑपोजिट टू mg sin थीटा यानी अप द इंक्लाइन लगता है। जब डिस्क ऊपर रोल करता हुआ चढ़ता है तो डिस्क तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि mg sin थीटा अभी भी डाउन द इंक्लाइन है, इसीलिए फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अप द इंक्लाइन लगता है। यानी डिस्क चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, फ्रिक्शन दोनों ही केसेस में अप द इंक्लाइन लगता है। ये वैसा ही है जैसे चाहे हम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाएं या सीढ़ियां उतर के नीचे आएं, सीढ़ी से फोर्स हमें ऊपर की डायरेक्शन में ही लगता है। अब देखते हैं कि डिस्क के टॉप पे फोर्स लगाने से फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगता है। जब मैं इस डिस्क के टॉप पे राइट की तरफ फोर्स लगाता हूं, डिस्क राइट की तरफ मूव करता है, लेकिन उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट के इस लेफ्टवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए उस पे फ्रिक्शन फ्लोर से राइट की तरफ एक्ट करता है। यानी जब डिस्क के टॉप पे फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगते हैं। इस केस में भी क्योंकि डिस्क के टीथ फ्लोर के टीथ को जेंटली प्रेस कर रहे हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। A common example of force being applied at the top is the case of a disc with a string wound on it, pulled horizontally. एक और एग्जाम्पल है प्लैंक ऑन टॉप ऑफ डिस्क विच इज ऑन अ फ्लोर, और प्लैंक को हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं। लेट्स सी दिस इन एक्शन। जब मैं प्लैंक को राइट की तरफ फोर्स लगा के मूव करता हूं, तो प्लैंक डिस्क के टॉप पे राइट की तरफ फोर्स लगाता है। ये फोर्स प्लैंक और डिस्क के बीच का फ्रिक्शन है जो डिस्क पे राइट की तरफ एक्ट करता है। इस फोर्स की वजह से डिस्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट मूव करने की कोशिश करता है, जिसे प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन फ्रॉम द फ्लोर राइट डायरेक्शन में एक्ट करता है। डिस्क पे दोनों ही फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में है। लास्टली ये देखते हैं कि रफ सरफेस होते हुए भी क्या बिना फ्रिक्शन लगे रोलिंग पॉसिबल है। ऐसा होने के लिए डिस्क को कुछ इस तरीके से मूव करना होगा कि डिस्क आगे बढ़े मगर बॉटम मोस्ट पॉइंट फ्लोर के टीथ के साथ कांटेक्ट ना करे। तो सेंटर पे फोर्स लगाने से बॉटम टीथ आगे और टॉप पे लगाने से पीछे जाता है। तो सेंटर और टॉप के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां फोर्स लगाने से बॉटम मोस्ट टीथ न आगे और न पीछे जाता है। मतलब डिस्क तो चल रहा है मगर बॉटम मोस्ट टूथ इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है। द अदर सिनेरियो जहां बिना फ्रिक्शन लगे रोलिंग होना पॉसिबल है इज द केस ऑफ अ डिस्क जिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो और वो एक कांस्टेंट स्पीड v जो कि आर ओमेगा के बराबर है से चल रहा हो। अगर ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा है और इसका रेडियस r है, तो इसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट का टेंजेंशियल स्पीड v
इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा। अब अगर इसी v इक्वल्स टू आर ओमेगा से फ्लोर डिस्क के नीचे से स्लाइड करे तो डिस्क और फ्लोर के टीथ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स फ्लोर v से पीछे स्लाइड नहीं कर रहा है, डिस्क v से आगे मूव कर रहा है। तो रोलिंग में फ्रिक्शन के बारे में हमने जो कुछ सीखा है उसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। साइकिलिंग करते टाइम दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगता है? क्या वो दोनों टायर्स पे पीछे की तरफ लगता है या दोनों टायर्स पे आगे की तरफ लगता है, या आगे वाले टायर पे आगे और पीछे वाले टायर पे पीछे की तरफ लगता है, या फिर आगे वाले टायर पे पीछे और पीछे वाले टायर पे आगे की तरफ लगता है? तो ये रहा हमारा साइकिल। जब हम इसको पेडलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो चेन के थ्रू पीछे वाला टायर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने से इसका बॉटम पॉइंट पीछे जाता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लोर से फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगता है। यह फ्रिक्शन इस व्हील को आगे मूव करने की कोशिश करता है, जिससे यह फोर्स साइकिल के फ्रेम को ट्रांसमिट होता है। क्योंकि साइकिल का फ्रेम मोर और लेस एक रिजिड बॉडी है, तो फ्रेम के थ्रू ये फोर्स आगे वाले टायर के सेंटर पे लगता है। एंड एज वी ऑलरेडी नो, सेंटर पे फोर्स लगने से फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। और आगे वाले टायर पे पीछे लगने वाला ये फ्रिक्शन ही है जो आगे वाले टायर को भी पीछे वाले टायर की तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस तरह ये साइकिल आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स ये पीछे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे वाले टायर पे जो फ्रिक्शन आगे लग रहा है उससे छोटा होना चाहिए, तभी साइकिल पे नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा और वो आगे बढ़ सकेगा।